नमस्कार। तो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे देता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर नामांकन की तारीख आज है और आज नामांकन शुरू हो चुके हैं। उससे पहले सभी भारतवासियों को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और शिक्षक दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। तो सभी शिक्षकों को, देशवासियों को इस दिवस की शुभकामनाएं। अब बात कर लेता हूं नामांकन की। तो नामांकन आज से शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके अंदर कुछ नए चेहरे लिए हैं, कुछ पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है। एक एक करके बता देता हूं जो मुख्य मुख्य हलके हैं उन पर क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी का और किस किस को टिकट देने का काम किया है। तो सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया नलवा हलके पर रणधीर पनिहार को। जो रणधीर पनिहार जी हैं वो कुलदीप बिश्नोई जी के करीबी माने जाते हैं और रणधीर पनिहार को टिकट देने का काम किया है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की टिकट से भी रणधीर पनिहार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने जो है दूसरे नंबर पर वो आए थे। हालांकि नलवा विधानसभा से आने वाले रणबीर गंगवा जी विधायक बने थे और दूसरे नंबर पर रणधीर पनिहार आए थे। लेकिन इस बार रणधीर पनिहार जी ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनको पहली बार टिकट मिली है। बीजेपी की टिकट से रणधीर पनिहार जी को इस बार टिकट दी गई है और उनका पूरा मानना है कि शायद वो टिकट निकालें, क्योंकि रणबीर गंगवा जी ने भी अभी एक चैनल पर कहा था कि हम यहाँ भी कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और जहां कमल को टिकट मिलेगी हम कमल को जितवाएंगे। वहीं रणबीर गंगवा जी को बरवाला से टिकट दी गई है। अब कुछ लोगों का यह भी मानना था कि नलवा से अगर रणबीर गंगवा को टिकट मिलती तो शायद वो हार जाते, इसीलिए हाईकमान ने यह फैसला लिया कि उनको बरवाला से जिताया जाए। अब बात कर लेता हूं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की। नायब सिंह सैनी यमुनानगर और अंबाला क्षेत्र में वहां से आने वाले हैं और वहीं पर उनका गाँव है और करनाल विधानसभा से अभी वो MLA हैं, क्योंकि उपचुनाव हुए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब केंद्र में मंत्री बनने के लिए चले गए थे, MP के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी तो तुरंत वहां पर बाई इलेक्शन हुआ था और बाई इलेक्शन में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी उन्होंने नॉमिनेशन किया और चुनाव जीता MLA का और विधायक बन करके मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। अब उनको करनाल से न लड़ा करके उनको लाडवा कुरुक्षेत्र से लड़ाया जा रहा है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और खुद सैनी साहब का ये कहना है कि जो वो बेल्ट है वहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी संगठन को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जैसे सढोरा है, लाडवा है, शाहबाद है या पेहुआ है। ये कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर सैनी समाज भी काफ़ी बाहुल्य माना जाता है और पंजाबी समाज भी काफ़ी ज़्यादा है, जट सिख भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रहता है। तो इन सब को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से चुनाव लड़वाने का फैसला किया। वहीं उनके समाज से आने वाले दूडाराम बिश्नोई जी को फिर से फतेहाबाद की टिकट दी गई है। तो 3 टिकटें जो है कुलदीप बिश्नोई के घर से ही ये मान करके चलें, क्योंकि रणधीर पनिहार एक तरह से उनके घरेलू व्यक्ति हैं और उनको टिकट देने का काम किया है। वहीं पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी अपनी फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है। कुछ सीटें हैं जो उनकी पूर्णतः ये कहा जा सकता है कि उन्हीं को टिकट मिलेगी, लेकिन अभी तक जैसे 67 की जो बड़ी सूची और अहम सूची जो जारी करी है भारतीय जनता पार्टी ने, इस प्रकार से कांग्रेस ने कोई भी अपनी लिस्ट अभी फाइनल जारी नहीं की है। पूर्ण रूप से तो भारतीय जनता पार्टी की भी लिस्ट जारी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कुछ जगह पर कन्फ्यूज़ है। हाईकमान से या लोकल सर्वे पर लोगों से पूछ रही है कि कहाँ पर कौन कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उम्मीदवारों को इस बार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। जितना फेरबदल इस बार हुआ है शायद पहले कभी हुआ हो। और इस बार तो बरवाला में कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि बरवाला में कुम्हार समाज से आने वाले रणबीर गंगवा जी को टिकट दी गई है। वहीं पर कांग्रेस से भी टिकट प्रजापति समाज से आने वाले घोडेला साहब मांग रहे हैं, जो पहले भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो टिकट वहाँ से मांग रहे हैं। वहीं भूपेंद्र गंगवा जो रणबीर गंगवा जी के गांव से हैं, परिवार से हैं, गोत्र से हैं, वो भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। दोनों कांग्रेसी हैं, रामनिवास घोडेला जी भी, भूपेंद्र गंगवा जी भी, और दोनों प्रयास में कि बरवाल से उनको टिकट मिले। तो इस बार गाँव वर्सेज गाँव होने वाला है। और क्योंकि रामनिवास घोडेला का वहाँ पर गृह क्षेत्र है, वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और अच्छा खासा होल्ड है वहाँ के बैबलपुर, जेवरा और बाडोपट्टी और उधर के ढाणी गार्डन, ढाणी खान बहादुर, वह कुछ ऐसे गांव है जहाँ पर उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छा खासा उनका समाज का प्रतिनिधि वहाँ पर सरपंच भी रहे हैं और वो खुद भी एक तरह से वहाँ के बासिंदे माने जाते हैं। और अब उनका मानना, क्योंकि उनका खुद का गांव कुलाना है और वो बरवाला विधानसभा में ही पड़ता है, तो उनका ये पूरा मानना है कि उनको टिकट भी मिलेगी और वो विधायक भी बनेंगे, उनका ये मानना है। तो पूरी कांटे की टक्कर होने वाली है। इसी प्रकार नलवा में भी पूरी कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन जब तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी, अपना दावेदार उम्मीदवार नहीं उतारती है, तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। कौन कौन है कांग्रेस के मैं बता देता हूँ। वहाँ पर सबसे पहला नाम आ रहा है संपत सिंह, क्योंकि पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे गौरव संपत सिंह भी प्रयास में है। उसके अलावा वहाँ पर अनिल मान, जो काफ़ी करीबी है दीपेंद्र हुड्डा जी के, भूपेंद्र हुड्डा गुट से आते हैं, उनका भी ये मानना है शायद उनको टिकट मिले।
मनोज टाक माही है जो सीधा हाईकमान के संपर्क में है, राहुल गांधी जी के साथ कई बार उनको देखा गया है भारत जोड़ो यात्रा में। मनोज टाक माही भी इस प्रयास में है कि उनको नलवा से टिकट दे कांग्रेस। वहीं चंद्र प्रकाश जांगड़ा पूर्व में जो है IAS रह चुके हैं, उनका भी ये कहना है कि शायद टिकट है जो हाईकमान इस बार मुझे दे सकती है, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी से आता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, और शायद मुझे टिकट दे तो मैं यहाँ से नलवा से ईजिली फाइट कर सकता हूँ। और जो रणधीर पनियार हैं उनका तो ये साफ तौर पर कहना है, क्योंकि मैं तो इसी क्षेत्र का हूँ, पनिहार से आने वाला हूँ, और एक बार यहाँ लड़ भी चुका हूँ, दूसरे नंबर पे आया था, इस बार कमल का फूल खिलाने में कामयाब रहूंगा। तो ये कुछ जातीय समीकरण देखते हुए हर समाज को साधने का, चाहे वो गुज्जर समाज हो, यादव समाज हो, कुमार समाज हो, कंबोज हो, सैनी समाज हो, बनिया समाज हो, इन सब को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब लास्ट में बात कर लेता हूँ जहाँ हम हैं हिसार विधानसभा की। हिसार विधानसभा में बिल्कुल अंत तक ये निर्णय नहीं लिया गया था, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि किसको यहाँ से उतारा जाए। नाम दो ही आ रहे थे यहाँ से, एक तो अभी करंट में MLA हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनका नाम आ रहा था, और कुछ लोग कह रहे थे इस बार कमल गुप्ता पर विश्वास न जता करके जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, सावित्री जिंदल पूर्व में मंत्री रही कांग्रेस सरकार में, उनको टिकट दी जा सकती है। बनिया समाज से आती हैं, बनिया समाज से तो दोनों ही हैं, कमल गुप्ता जी भी हैं और सावित्री जिंदल जी भी हैं, लेकिन ज़्यादा विश्वास क्योंकि वो महिला है, काफ़ी एज्ड है, काफ़ी अनुभव है, तो उनके ऊपर भरोसा लोग कर रहे थे, हिसार की जनता, और हमारा सर्वे भी कह रहा था शायद मिले। लेकिन कुछ उलटफेर ऐसा हुआ कि 2 बार के विधायक कमल गुप्ता को यहाँ से टिकट दी गई है। एक बार बात उठी थी शालू जिंदल, जो उनकी पुत्र वधू है, नवीन जिंदल जी की धर्मपत्नी है, उनको टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन उनकी भी टिकट कट गई। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों पर कम विश्वास जताया हो, या पुरानी पार्टी छोड़ करके नई पार्टी में आए हों, इस वजह से भी हो सकता है उनकी टिकट कट गई हो। बहुत सारे लोगों की टिकट कटी है, जो पूर्व में विधायक भी थे, मंत्री भी थे, उनकी टिकट कटी है। रामकुमार गौतम जो नए नए आए थे जजपा छोड़कर, उन पर भरोसा जताया। अनूप धानक जो नए नए आए थे, उन पर भरोसा जताया। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पुरानी पार्टियां छोड़कर नए नए आए थे और उनको टिकट मिल गई, जिनमें से एक नाम रामकुमार गौतम का है जो नारनौल से आते हैं, लेकिन उनको नारनौल से ना दे करके और कहीं से मिले। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट देने का काम किया है, और साथ में अनूप धानक जो उकलाना से 2 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसी रिजर्व एरिया है, उन्हीं को वहां से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। मेरे बीते 10 सालों की बात कर ले तो बहुत सारे जो है आप कमेंट में पूछ रहे थे कि कार्यकाल के बारे में बताया जाए, तो जो 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल रहा और 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल रहा, दोनों में अंतर आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है। कांग्रेस राज में किस प्रकार का हरियाणा था, भाजपा राज में किस प्रकार का हरियाणा है, नौकरियां कहाँ पर ज़्यादा मिलती थी, नौकरियां साफ सुथरे तरीके से मेरिट के आधार पर कौन सी सरकार में मिलती थी, महिलाएं कौन सी सरकार में सुरक्षित थी, चीज़ें कौन सी सरकार में सस्ती थी, सिलेंडर या घरेलू सामान हो, उपभोक्ता की जो चीज़ें हैं वो कौन सी सरकार में सस्ती थी, और युवाओं के लिए ज़्यादा कौन सोचता था। ये फैसला आप लोगों ने करना है। बाकी मैंने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया है कि जो अब इलेक्शन है, आज सभी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे, और जो बचे हुए प्रत्याशियों की लिस्ट बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में, शायद आज ही क्लियर हो जाए, कांग्रेस की भी और अन्य पार्टियों की भी। तो धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। ये मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको दे दिया, बाकी फैसला आप लोगों को करना है। जनता जनार्दन है, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी आप लोग बताएं। बाकी भाजपा पूरी आश्वस्त है कि तीसरी बार हम कमल खिलाएंगे, और कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार हम 55 से 60 सीट लेकर एक तरफा सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने का फैसला चुनाव आपके आधार पर, इसीलिए तो बोलते हैं जो चुनकर आएगा उसी को हम सरकार बनाएंगे, इसीलिए इसका नाम चुनाव है। और बहुत अच्छा है, लोकतंत्र के अंदर प्रजातंत्र की जीत होती है, और प्रजातंत्र में ये बहुत अच्छा है कि डेमोक्रेसी के अंदर जब चुनाव होते हैं, इलेक्टेड मेंबर हम चुनते हैं, तो ये हमारे पास वोट का जो अधिकार होता है, एक बड़ा अधिकार होता है, राइट टू वोट, बहुत बड़ा अधिकार है। इस चीज़ का सही चुनाव करें, बढ़िया फैसला लें। कोई भी नहीं समझ में आता तो आप नोटा का बटन भी दबा सकते हैं, नन ऑफ द अबव, ये भी आपके पास राइट है। नया नया बटन जो है काफ़ी समय से है। धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए प्रतिक्रिया देते रहें। थैंक यू सो मच।